सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये आज के सेशन में जल्द से जल्द नींद से जग जाएं। जो लोग सो रहे हो या उनकी नींद नहीं खुली है वो नींद से जग जाएं, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपको जगाने के लिए। आपके करियर को कंसर्न को लेके काफ़ी मैं कंसर्स रहता हूँ, और किसी कारणवश अगर सेशंस नहीं आती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि तमाम जो न्यूज़ेस हैं, जो कि लैप्स हो चुके हैं या जो हमारे डेली एजेंडा से मिस कर चुके हैं, उसको मैं कोरिलेट करके आपके सेशंस को कंटिन्यू करूं। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में कह रखा था कि ये हमारी सेशन जून जनवरी से जून तक चल रही है। मीन्स कुछ क्वेश्चंस आपको जनवरी के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको जून के भी देखने को मिलेंगे। तो ये डेली न्यूज़ एनालिसिस और यू कैन से करंट अफेयर्स, अगर आप लोग यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस और सीए पीएफ की तैयारी में जुटे हैं, तो ये हमारा करंट अफेयर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है रिसेंटली एग्जामिनेशनों में कि करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं और इनका लेवल थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग होता चला जा रहा है। इसलिए पेनिट्रेट करके भी मैं आपको स्टडी कराता हूँ। ये हमारी सेशन 8:30 AM की डेली होती है। बट जैसा कि आप देख रहे हो कि मानसून्स आ चुके हैं, तो कभी इंटरनेट की इश्यूज आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज आ जाती है। इसी वजह से सेशन हमारे आगे पीछे होती है, बट सेशन मिलेगी ज़रूर डेली आपको। ओके, चलिए आते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आ चुके होंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे हमारे चैनल्स को। जिन लोगों ने नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ इंस्टाग्राम, दैट इज एमिनेंट अजीत। You can subscribe at the rate of YouTube channel, that is Eminent Tutorial, and you can follow me at the rate of Facebook, that is Eminent Ajit. आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आइए आज के अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। जिस पर्सनालिटी को मैं दिखा रहा हूँ, उनका इमेज ही काफ़ी है। ओके, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में ये बसते हैं। सो यू शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट्स अस। हम कभी भी अपनी समस्याओं को हावी नहीं होने देंगे जो मुझे पीछे कर दे। हम उस पर लड़ेंगे, हम उस पर लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप किसी काम को करते हो तो प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर, सो यू हैव टू फाइट द प्रॉब्लम एंड बीट दैट वन। ओके, तो प्रॉब्लम पर हमेशा विजय प्राप्त करना सीखो, जिंदगी में तभी बढ़ोगे। ओके, आइए, ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो जनवरी के सेशन से लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने लॉन्च किया था 14th साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू अंटार्कटिका। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए 24वां वैज्ञानिक अभियान की शुरू किया। ये अभियान इसलिए है कि अंटार्कटिका में किस तरह के नए चीज़ों को देखने को मिल सकता है। इसी को लेके 40 साइंटिफिक का दल जो है या साइंटिस्ट का जो दल है वो अंटार्कटिका के लिए रवाना हुई थी। इंडिया लॉन्चेस द 14th साइंटिफिक एक्सपीडिशंस। ओके, इसको आप मिशन कह सकते हो, टू अंटार्कटिका ऑन 4 जून 2021 को इसको लॉन्च करा था। द जर्नी आल्सो मार्क द 4 decades ऑफ द नेशंस साइंटिफिक endeavors टू द साउदर्न वाइट कॉन्टिनेंट। इसे साउदर्न वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है अंटार्कटिका को। ओके, द 14th एक्सपीडिशन जर्नी विद द 43 मेंबर्स। कितने मेंबर्स के? तो 43 मेंबर को बोर्ड किया गया था। फ्लैग ऑफ फ्रॉम गोवा, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो गोवा से, ऑन द 5th जनवरी। Okay, as per the Earth Science Ministry, the Chartered Ice class vessels MB Vasilis Golovinin, okay, Golovinin will be making this journey. इस जर्नी के लिए जो व्हीकल्स यूज किया गया था, वेसली ग्लोबलिन, ये आइस पे चलने वाले व्हीकल्स होता है। टू मेक द जर्नी विथ रीच अंटार्कटिका इन 13 डेज, और ये 30 दिन में अंटार्कटिका पे पहुंच जाएगा। आई विल लीव बिहाइंड ए टीम ऑफ 14 मेंबर विल रिटर्न टू इंडिया ऑन अप्रैल 2021, और फिर इसे अप्रैल 2021 में इंडिया में लाने की बात कहा गया। द वेसल विल आल्सो ब्रिंग बैक द विंटर टीम ऑफ predicing trips, the logistics and the scientific activity of India's 14th Antarctica expedition will be limited because of existing challenges due to COVID-19।
तो कोविड-19 के कारण यहाँ की जो टीम थी उनको लिमिटेड टीम को ही भेजा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि इनसे क्वेश्चंस की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा ये रैंक था, ये 14th साइंटिफिक एक्सपीडिशन था या 40वां वैज्ञानिक अभियान था, कितने सदस्य को भेजा गया है, तो 43 मेंबर को भेजा गया है। अब पूछा जाएगा कि किस जगह से इसे लॉन्च किया गया था, तो गोवा से लॉन्च किया गया था। आइस पे चलने वाली व्हीकल्स कौन सी है, तो वेजिलीज गोलोविनी गोलोविनीस एक व्हीकल्स है जो आइस पे मूव करती है। ओके, और कोविड-19 की वजह से इसमें जो दर में थोड़ी सी कमी की गई। तो फोकस ऑफ द, आप सवाल देखते हैं कि इसका फोकस क्या है। द फोकस ऑफ द 14th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू व्हाइट कॉन्टिनेंट विल बी टू सपोर्ट ऑनगोइंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट ऑन जियोलॉजी। तो जो हमारा जियोलॉजी पे जो भूगर्भ शास्त्र पे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके जो हमारा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट की जो बात आ रही है, ओशन ऑब्जर्वेशन की बात आ रही है, या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो बात आ रही है। आज के डेट में इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग काफ़ी बड़ी समस्या हो चुकी है, और चाइना की वजह से ओशन ऑब्जर्वेशन की समस्या आ रही है। इस पर कैसे रिसर्च किया जाए, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इन सबों की जानकारी के लिए 40 सदस्य की टीम जो है गोवा से भेजी गई है अटलांटा टिकल के लिए, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट आल्सो एम एज रीसप्लाइंग द फ्यूल्स, फूड एंड accomplish the return to the winter crew। चलिए, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द कंट्री हैज कमिटेड टू कीपिंग अंटार्कटिका फ्री ऑफ कोविड। और ऐसा कहा है कि इस तरह से इसको भेजा गया है लिमिटेड दल को, ताकि अटलांटिका में कोविड-19 ना पहुंच पाए। ओके, the 14th expeditions will strictly follow all the required protocol for the deployment of materials and man as per CONAP, the Council of Manager of National Antarctica Programs। Okay, सुप्रीम कोर्ट ने गिव्स गो अहेड टू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब देख रहे हो कि भारत के अंदर नया पार्लियामेंट को बनाने की बात आ रही है। ये प्रोजेक्ट ईयर 2020 में ही से रुका पड़ा है। इसको सेंट्रल ने इसे क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। अब भारत के लिए नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा डियर, और ये 2:1 मेजोरिटी से इसको पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इंडिया टू co-chair APAP to conserve wildlife habitats। India will be the co-chair of Asia Protected Area Partnership। APAP का जो अगर आप एब्रिएट करोगे तो इसका एब्रिएशन क्या आता है, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप फॉर द पीरियड ऑफ 3 years after successful increases the population of wild animals such as lions, tigers and leopards by protecting their हैबिटेट। जिस तरह से इंडिया ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, तो एशिया के अंदर इनसे कोई अवेयर हो जाए, इनसे कोई सीख पाए। जैसे कि इंडिया ने सक्सेसफुल इंक्रीज करा लिया है लायंस को, टाइगर्स को, लियोपैड्स को बाय प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। इसी वजह से इंडिया ने को चेयर बना दिया गया है एपीएपी का, मीन्स एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का। एपीएपी इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और एपीएपी किसके सपोर्ट से काम करता है, तो आईयूसीएन के सपोर्ट से काम करता है। और पता होगा डियर कि आईयूसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इंडिया एज ए को चेयर विल बी रिप्लेसिंग साउथ कोरिया। तो इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है, तो साउथ कोरिया को रिप्लेस किया है। मीन्स इंडिया से पहले एपीएपी मीन्स एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का सदस्य कौन था, साउथ कोरिया था। उसको रिप्लेस करके इंडिया 3 साल के लिए बन गया है। और इंडिया कब से बना है, तो नवंबर 2020 से बना है। अकॉर्डिंग टू विवेक सक्सेना, आप देख रहे हो कि ये विवेक सक्सेना ये क्या है, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं किधर, आईयूसीएन के अंदर। एज अ co-chair of APAP, India will playing a significant role in assisting and addressing the countries of Asia regions on protected area management and conservation agenda at the country as well as the trans-boundary cooperation level। तो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर जो एशिया में आते हैं वैसे मुल्कों में किस तरह से हम रीजन को प्रोटेक्ट करें,
एरिया को कैसे मैनेजमेंट करे, कैसे कंजर्वेशन एजेंडा को फैलाए, इसके लिए इंडिया को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। और ये आपको डिक्लेयर किया है किसने, विवेक सक्सेना ने, जो कि IUCN के अंदर भारत का रिप्रेजेंटेटिव है। ही एडेड दैट द कंट्री हैज अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी। इंडिया को ऐसा इसलिए को पार्टनर बनाया गया है क्योंकि इंडिया के पास कई सक्सेसफुल स्टोरी इन्होंने कर रखा है। जैसे इन्होंने हाथी के कंजर्वेशन को किया है, टाइगर को किया है, स्नो लिपोर्ड्स को किया है, एशियाटिक लायन को किया है, इंडियन जेनेटिक डॉल्फिन की बात करोगे, एंड अदर फ्लैगशिप स्पीसीज विच कैन शो केसेस एट एन इंटरनेशनल लेवल थ्रू APAP प्लेटफॉर्म। तो इनकी जो कंजर्वेशन है उसको सुनिश्चित किया है भारत ने, इसलिए भारत को IUCN के माध्यम से APAP का को चेयर बनाया गया। ये इंडिया लिए और अपने लिए ये गर्व की बात है। Hundreds of migratory birds found dead in हिमाचल पोंग डैम wetlands। तो पोंग डैम जो विटलैंड है वहाँ पे जो बर्ड्स है जो माइग्रेट होके भारत आते हैं, उनमें लगा अचानक से वो डेड हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो वो कहाँ पे हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। हाल ही फिलहाल में थाउजेंड्स टू और 100 to 1000 में जो है बर्ड्स जो है माइग्रेटेड बर्ड है, प्रवासी पक्षी जो है वो डेड पाए गए हैं। तो वो क्या पूछ देगा, तो पोंग, तो या तो सवाल आपसे पूछता है पोंग डैम किधर है, तो पोंग डैम लेक किधर है, तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। नो स्पेसिफिक काउज हैज बीन आइडेंटिफाइड, अभी तक इसके काउज को पता नहीं लगाया जा सका। द फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ नेग्रोटा सुरीन, अब बताओ नेग्रोटा सुरीन क्या है, सेड इन द लेटर dated December 31, 2000 that 141 winter migratory birds were found dead in Pong Dam wetland in the Nagrota Surin wildlife range। तो ये वाइल्ड लाइफ रेंज जो है वो किसके अंदर में आता है, नेग्रोटा के अंदर में आता है, पोंग डैम लेक। ओके, तो पोंग डैम लेक है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका है, नेग्रोटा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेग्रोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। पोंग डैम लेक किधर है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसी के पास जो है आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो डेड मिले हैं, जिनका कारण अभी पता नहीं चला है। A total of 105 migratory birds were found dead in the Nagrota Surin area range, and 29 migratory birds were found dead in the ज्वाली बीट एरिया ऑफ रेंज। तो ये ज्वाली बीट एरिया है वहां पे देखने को मिला है। एंड बार हेडेड गोट बर्ड्स वेर फाउंड डेड इन भटोली भटोली पखरीन एरिया। दिस टोटल ऑफ 141 माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिले। ये चिंता का विषय है क्योंकि पर्यावरण को लेके हम काफी कंसर्न है। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है पोंग डैम लेक्स के बारे में, या फिर नारगोटा सुरिन वाइल्ड लाइफ रेंज के बारे में, किन जगहों पे है, एटलीस्ट ये तो पूछ ही सकते हैं। इब्राहिम राइसी इलेक्टेड एज द ईरान 88 प्रेसिडेंट्स। इब्राहिम राइसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ईरानियन अल्ट्रा कंजर्वेटिव शरीक एंड जुडिशरी चीफ Ibrahim Raisi has been elected as the national 8th president. This was confirmed by the country's interior ministry on June 19, 2021। तो ये जून के सवाल है डियर। इसमें पहला सवाल महत्वपूर्ण सवाल आ गया कि इब्राहिम रईसी जो है ईरान के 8वें प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। द मिनिस्ट्री कन्फर्म दैट इब्राहिम रईसी जो वोट मिला है वो 61.95% of the vote during the recent presidential elections. The elections saw a total voters turnout। इलेक्शन में जो वोट आए हुए थे 48.8% वोट मिले थे, जिनमें कि 61.95% टोटल वोट का इनको मिल गया है। इब्राहिम रईसी विल टेक ऑफ ऑफिस इन अर्ली अगस्त, रिप्लेसिंग मॉडरेट प्रेसिडेंट हसन रूहानी। तो हसन रूहानी को रिप्लेस करके जो हसन रूहानी जो थे ईरान के प्रेसिडेंट से, उनको रिप्लेस करके इब्राहिम रईसी जो है वो आप बता सकते हो ईरान के प्रेसिडेंट्स बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबके दिमाग में हसन रूहानी था, उनको हटाइए, इब्राहिम रईसी को लाइए। इंडिया ने यूएस लॉन्च किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। जैसे कि आपको पता है डियर कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द बेसिकली हाइड्रोजन इज द बेसिकली द फ्यूचर फ्यूल्स। ये क्या है, ये एक तरह का फ्यूचर फ्यूल्स है।
इस फ्यूचर्स फ्यूल को पे बात करने के लिए, इस फ्यूचर फ्यूल की पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए, प्रोडक्शन एरियाज को बढ़ाने के लिए इंडिया एंड यूएस ने एक टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। इंडिया एंड यूएस स्टेट ज्वाइंटली लॉन्च ए हाइड्रोजन टास्क फोर्स अंडर देयर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। किस पार्टनरशिप के तहत हुआ है? तो SCEP, ओके, अंडर द स्ट्रेटेजिक ऑफ क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप to boost Indian energy security efforts to June 9, 17, 2021. This was informed by the US Indian Strategic Partnership Forum. The US-India Task Force was launched by the United States Department of Energy, Union Minister of New and Renewable Energy, and the USIFPF, according to a draft proposal circulated by the Renewable Energy Ministry. Leveraging Indian green hydrogen is one of the steps for achieving energy sufficiency for the country. तो भारत के अंदर जो क्लीन एनर्जी पे जो बात हो रही है, या अमेरिका के अंदर जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, इसके लिए हाइड्रोजन एक विकल्प के रूप में है और ये सबसे सस्ता और फ्यूचर एनर्जी के रूप में है। इस पर काम करने के लिए यूएस इंडिया ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके भारत के लिए। डॉक्टर केन विंसेंट, जो डॉक्टर केन विंसेंट हैं, बेसिकली इनको इंडिया यूएस हाइड्रोजन टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन और हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए किसे चेयरमैन बनाया गया है, तो जरूर याद रखिएगा डॉक्टर केन विंसेंट को बनाया गया है। Through strong international collaboration, the US and India can help to solve the climate crisis by finding way to scale up access, affordability, and deployment of critical hydrogen technology. He further stated that US Indian Hydrogen Task Force bridges government research with unique industry perspective so that we can reach the collective goal of decarbonizing high polluting industrial sector and achieving a greener and cleaner planet. तो हम अपने प्लानट को स्वच्छ बना सके, ग्रीन प्लानट बना सके, इसके लिए हाइड्रोजन की जो एनर्जी का जो विकल्प है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और इससे बनाया गया टास्क फोर्स का हेड कौन है? डॉक्टर केन विंसेंट, याद रखिएगा डियर। What is green hydrogens? The green hydrogens gas is made by splitting water into hydrogen. तो जल के अंदर आपको पता है कि जल की मात्रा बहुत है भारत में, नहीं वर्ल्ड में। तो इस जल को स्प्लिट करके यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे और इस हाइड्रोजन को हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोलाइजर दैट इज पावर बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो गैर परंपरागत को छोड़कर, है ना, गैर परंपरागत सोर्सेस से एनर्जी निकालने का ये बहुत बड़ा तरीका है। क्लीन फ्यूल विल वर्क एज गेम चेंजर फॉर इंडिया। और ये जो क्लीन फ्यूल है, ये गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। एज अ नेशंस इंपोर्टेड 85% ऑफ इट्स ऑयल, 53% ऑफ द गैस डिमांड। तो 85% जो है आपका जो वर्ल्ड का जो आप देख रहे हो, आप भारत की बात करते हैं, हम वर्ल्ड छोड़ो, 85% जो ऑयल की डिमांड को कम कर देगा और 53% जो है गैस की डिमांड को पूरा कर देगा। ये अगर कर पाते हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा क्रांति आपके सामने देखने को मिल सकती है। आप देखते हो कि एक बेंगलुरु एडजर्ड एज द इंडियन मोस्ट लिवेबल सिटी इन एज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये एज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो निकाला गया है, इसमें बेंगलुरु जो है वो इंडिया की सबसे बेहतरीन सिटी है। किसके लिए? तो स्टे करने के लिए, रहने के लिए और लाइवलीहुड्स को सस्टेन करने के लिए। क्योंकि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इनको जो पॉइंट मिला है, आप देख रहे हो 66.7 मिला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में 50.67 मिला है। इकोनॉमिक एबिलिटी में 78.82 मिला है। सस्टेनेबिलिटी में 59.97 मिला है। और सिटीजन परसेप्शन सर्वे में 78 अंक इनको मिले हैं। और ओवरऑल आप देखोगे तो बेंगलुरु हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लाइवलीबल सिटी ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ये किसको रिलीज कौन करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ऑन जून 2021। तो सेंट्रल फॉर साइंस इन्वायरमेंट के द्वारा ये जो रिलीज किया गया इंडेक्स, इनमें जो बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु जो है टॉप स्टेट है, टॉप प्लेसेस है किसके लिए, या सिटी है किसके लिए? लाइवलीहुड्स के लिए। द एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 20 पार्ट ऑफ रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2021।
ओके, सेंटर फॉर, याद रखिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। बेंगलुरु इज फॉलोड बाय, दूसरे नंबर पे कौन है? चेन्नई। तीसरे पे कौन है? शिमला। चौथे पे कौन है? भुवनेश्वर। एंड पांचवे पे कौन है? मुंबई एज द टॉप 5 बेस्ट सिटीज फॉर रेस्पेक्टिव। इसके कौन कौन से पैरामीटर यूज किए गए थे, मतलब किन पैरामीटर को यूज करके आप सिटी को रहने लायक बनाते हो, लाइवलेबल सिटी बनाते हो। इसमें 4 पैरामीटर इन्होंने लिया गया था। इनमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर का क्वालिटी क्या है, प्लस उनके यहाँ इकोनॉमिक एबिलिटी क्या है, मतलब धन की एबिलिटी क्या है। तीसरा क्या है? सस्टेनेबिलिटी क्या है। और चौथा क्या है? सिटीजन्स का परसेप्शन क्या है। ये 4 पॉइंट को लेकर इंडेक्स तैयार किया गया था। इन चारों में जो है बेंगलुरु नंबर 1 पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। मैक्स बैट्समैन विन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड फिक्स। ये जो मैक्स बैट्समैन है, इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड फिक्स को जीत लिया है। आप देखोगे कि मैक्स बैट्समैन जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये रेड बुल चलाते हैं, ये याद रखिएगा डियर। मैक्स बैट्समैन जो है नीदरलैंड के प्लेयर हैं और ये चलाते क्या है? रेड बुल। हैज ओन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड फिक्स हेल्ड ऑन 20 जून 2021। ओके, the race is the seventh round of the 2021 FIFA Formula One World Championship। तो आप देख रहे हो कि this race is the seventh round of the 2021 FIFA Formula One World Championship। With this win, Max Verstappen has 131 points and now leads Lewis Hamilton in the Formula One ड्राइविंग रेस। तो ये फार्मूला 1 ड्राइविंग रेस में देख रहे हो, लुइस हैमिल्टन को जस्ट 119 पॉइंट मिले हैं, जबकि इनको 131 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये लुइस हैमिल्टन जो सबसे बेहतरीन प्लेयर माने जाते थे, जो कि ब्रिटेन के थे और मर्सिडीज चलाते थे, ये सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। और सीजिगो परेज जो है, जो मैक्सिको के हैं, वो भी रेड बुल चलाते हैं, वो थर्ड पोजीशन पे। तो अभी पूछा जाए कि नंबर 1 प्लेयर आपके कौन होंगे फार्मूला 1 के, तो मैक्स बैटस्पैन हो जाएंगे। और ये मैक्स वेटस्पन जो है नीदरलैंड के प्लेयर हैं और रेड बुल चलाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आपके लुइस आ जाएंगे, लुइस हैमिल्टन, ये तो आपने कई बार सुना होगा, मर्सिडीज चलाते हैं और ये ब्रिटेन के प्लेयर हैं। और थर्ड पे आ जाएंगे सेरिजियो पेरेज, जो कि मैक्सिको के प्लेयर हैं और ये भी रेड बुल चलाते हैं। ओके, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में लोगों को कंफ्यूजन होती है। सो फॉलो मी, थैंक्स फॉर टू फॉलो मी। आप मेरे को फॉलो किया, आप मेरे को फॉलो करो, अपने स्टूडेंट्स को शेयर करो हमारे लिंक्स को, ताकि उनका भी जो है करंट अफेयर्स जनवरी टू जून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री दी जा रही है, इसका आप आनंद ले और आपके एग्जामिनेशनों में काफ़ी अच्छा करे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडियम पे, जैसे कि फेसबुक के पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे। सो थैंक्स फॉर वॉच मी एंड हैव टू सब्सक्राइब at the rate of YouTube, the Eminent Tutorial. This is my own channels by Ajit Mehta sir. Okay, so thank you for your daily news analysis session में। Okay, मिलते हैं for some important questions को लेके जनवरी टू जून सेशन में। Okay, thank you.